हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य इग्नू। बीईजीसी 134 रीडिंग द नॉवल। इस वीडियो में हम आज इस सब्जेक्ट को देखने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब हमने देखा तो उसमें जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड थे उन क्वेश्चंस को हमने सिलेक्ट किया और उसके सोल्यूशन को हम इस वीडियो में बेसिकली देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है एकलव्य इग्नू। ठीक है। और अगर आपको वेबसाइट्स में नोट्स चाहिए फ्री में तो आप www.eklavyaignu.com को विजिट कर सकते हैं फॉर फ्री नोट्स। ओके। और अगर आप किसी बुक को परचेज करने की सोच रहे हो अपने स्टडीज के लिए तो आप नीरज पब्लिकेशंस की बुक परचेज कर सकते हैं जो बहुत अच्छी होती है। और अगर आप हमारा डिस्काउंट कूपन यूज करते हैं जो कि है एकलव्य, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। और अभी इनका एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जिसके तहत अगर आप 500 से ज्यादा की खरीदारी करते हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो आज का सबसे पहला मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसपे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, राउंड कैरेक्टर्स। यहाँ पे देखिए मैंने अभी राउंड कैरेक्टर्स को लिया है तो आपके एग्जाम में फ्लैट कैरेक्टर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। मतलब जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी टाइप्स के, आप उन सभी पे अपना कमांड बना के जाइएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिकली राउंड कैरेक्टर को देखते हैं। तो राउंड कैरेक्टर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर होता है ना जो बहुत किसी भी स्टोरी में ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। उसका ना बहुत अलग अलग तरीके का वो उसके सिचुएशंस होते हैं, वो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहता है। उसके जितने भी कैरेक्टर होता है ना, एक ही पर्सन के एक ही कैरेक्टर के ऊपर ना आप उसको कॉम्प्लेक्स तरीकों से फेस होते हुए आप देख सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैरी पॉटर की बात करें तो हैरी पॉटर भी आपको मैं बता दूं एक राउंड कैरेक्टर है जो कि एक सीरीज में आया था। आप सभी को पता हो कि हैरी पॉटर एक फिक्शनल कैरेक्टर है, राइट? परंतु इसके इतनी ज्यादा इसके कैरेक्टर से, इसके पर्सनालिटी से इतनी ज्यादा अच्छी इमेज बन जाती है कि हमें कभी कभी लगता है कि हैरी पॉटर जो था वो एक रियल कैरेक्टर है। परंतु आप सभी को पता ही होगा कि हैरी पॉटर जो है एक फिक्शनल कैरेक्टर है, राइट? सो राउंड कैरेक्टर वो कैरेक्टर्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और मल्टीफेसेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं किसी भी स्टोरी में। ठीक है। सो दे एग्जिबिट डेप्थ, ग्रोथ एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मेकिंग देम अपीयर मोर रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल। तो उनके ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब उनका इस तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है ना कि आपको वो रियलिस्टिक लग सकते हैं। भले ही वो फिक्शनल कैरेक्टर हो बट वो आपको रियलिस्टिक लग सकते हैं और उससे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो दीज कैरेक्टर्स अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस थ्रू आउट द प्लॉट। और इनके साथ क्या होता है, इन कैरेक्टर्स के साथ थ्रू आउट द प्लॉट, जब तक वो पूरा प्लॉट चल रहा है, जब तक उनके साथ ना अलग अलग तरीके की चीजें होते रहती हैं, वो चेंजेस को फेस करते रहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि हैरी पॉटर भी कैसे जैसे जैसे ग्रो अप होता है उसका, तो जो वो भी कैसे कैसे चीजों को बदलता है, राइट? उसके भी कैरेक्टर्स में, पर्सनालिटी में चेंज आता है। चीजों को डील करना और वगैरह उसमें ना चेंजेस आते हैं जैसे जैसे वो बड़ा होता है, राइट? तो ऐसे ही किसी भी राउंड कैरेक्टर्स में क्या होता है, पूरे प्लॉट के दौरान उसमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है। और टू अंडरस्टैंड देयर मोटिवेशन, डिजायर एंड इवॉल्विंग पर्सनालिटीज। तो उस राउंड कैरेक्टर का मोटिवेशन क्या है, उसका डिजायर क्या है, ठीक है, और उसकी पर्सनालिटी को बेसिकली समझना। तो राउंड कैरेक्टर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड कैरेक्टर्स होते हैं। आई होप कि आपको एक क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है प्लेस इन नॉवल। प्लेस के बारे में पूछा गया है, किसी भी नॉवल में प्लेस की क्या वैल्यू होती है। तो प्लेस की अगर हम वैल्यू देखें तो द सेटिंग इन नॉवल इज द फिजिकल इमोशनल बैकड्रॉप वेयर द स्टोरी अनफ्लोज। तो क्या होता है जब स्टोरी शुरू होती है तो उसमें क्या होता है कि उसका जो बैकड्रॉप होता है, उसका जो बैकग्राउंड होता है, उसमें किस तरीके का फिजिकल या इमोशनल सेटिंग है, वो जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है उसका प्लेस की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, वो कौन से प्लेस में स्टार्ट हो रहा है। तो प्लेस अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नॉवल में, किसी भी स्टोरी में। ठीक है। सो इट इनकम्पासेस द टाइम, लोकेशन एंड एटमॉस्फेयर। इसमें क्या क्या हो सकता है कि टाइम हो सकता है, लोकेशन, एटमॉस्फेयर कैसा है जहाँ पे वो स्टोरी शुरू हो रही है ना। सो प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द मूड एंड इंटरेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कई बार क्या होता है ना कि इतना अच्छा स्टार्टिंग में ही उसका इतना अच्छा प्लेस होता है कि रीडर्स को ना उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और वो और अच्छे से उसमें इंगेज हो पाते हैं, है ना। So a vividly described place can immerse readers into the narrative, enhancing their understanding of the events and emotions that transpire. तो इस तरीके से क्या होता है, जो प्लेस होता है किसी भी नॉवल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे क्या होता है जो रीडर्स होते हैं उनको भी उस नैरेटिव में इन्हांसिंग करने में, अंडरस्टैंड करने में, उन इस इवेंट्स को इमोशंस के साथ कनेक्ट करके समझने में आसानी होती है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमसे पूछा गया है टाइप्स ऑफ प्लॉट।
प्लॉट कितने तरीके के होते हैं किसी भी नॉवल में? तो फर्स्ट हमारा होता है लीनियर प्लॉट। इसमें क्या होता है, इवेंट अनफोल्ड क्रोनोलॉजिकली विद अ क्लियर कॉज एंड इफेक्ट सीक्वेंस। तो कोई भी इवेंट जब होता है तो क्रोनोलॉजिकली होता है, मतलब सीरियल वाइज हो रहा है। पहले ये इवेंट हुआ, फिर दूसरी बार जब जो इवेंट हुआ था उसी टाइम पे हो रहा है, मतलब एक सीक्वेंस वाइज जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से जब इवेंट्स होते हैं तो उसको हम लीनियर प्लॉट कहते हैं। और दूसरी और नॉन लीनियर को आप इसके ऑपोजिट में समझ सकते हैं, जब कोई भी इवेंट जो होता है वो बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के जो है वो अपने आप हैपन होते रहता है। फ्लैशबैक हो गया, मतलब पूरी स्टोरी चल रही थी और पूरा तुरंत ही किसी पॉइंट पे आके ना एक फ्लैशबैक दे दिया गया, तो मतलब यहाँ पे कोई ऑर्डर तो फॉलो नहीं किया गया ना, सीरियल फॉलो नहीं किया गया, तो वो बेसिकली नॉन लीनियर प्लॉट होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है एपिसोडिक प्लॉट। इसमें क्या होता है, द स्टोरी इज कंपास्ड ऑफ डिस्टिंक्ट एपिसोड्स और लूजली कनेक्टेड इवेंट्स। तो इसमें क्या होते हैं, जो लूजली कनेक्टेड इवेंट्स होते हैं या जितने भी एपिसोड्स होते हैं वो एपिसोडिक प्लॉट्स होते हैं। सो क्वेस्ट प्लॉट में क्या होता है, द प्रोटैगनिस्ट एम्बार्क्स ऑन अ जर्नी टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। तो क्वेस्ट प्लॉट में क्या होता है, बेसिकली जो भी प्रोटैगनिस्ट होगा उसका एक उस पूरे जर्नी के दौरान ना एक स्पेसिफिक गोल होगा, उस गोल को अचीव करना, तो वो क्वेस्ट प्लॉट होता है, ठीक है। और कैरेक्टर आर्क प्लॉट में क्या होता है, फोकसेस ऑन द ग्रोथ एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर ओवर टाइम। तो पूरी स्टोरी के दौरान जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे उस कैरेक्टर की ग्रोथ होगा, उसमें चेंजेस होंगे, तो वो बेसिकली कैरेक्टर आर्क प्लॉट होता है, ठीक है। एंड कॉन्फ्लिक्ट प्लॉट, इसमें क्या होता है, सेंटर्स अराउंड अ सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ड्राइविंग द नैरेटिव टेंशन। तो जो भी नैरेटिव है उसके सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट से जब सराउंडेड होता है तो वो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट प्लॉट कहलाता है। ट्विस्ट प्लॉट, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग टर्न्स दैट चैलेंज रीडर्स एक्सपेक्टेशन। तो इसमें क्या होता है, ट्विस्ट प्लॉट, इसके नाम से भी पता चल रहा होगा आपको। ट्विस्ट प्लॉट वैसे होते हैं कि एकदम अचानक से ना कोई ट्विस्ट आ जाता है, वहां पे क्लाइमेक्स भी आप एक तरह से कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, कि कैसे किसी अनएक्सपेक्टेड तरीके से ना वहां पे ट्विस्ट आ जाता है, तो रीडर्स को और भी ज्यादा वहां पे एक्सपेक्टेशन जो हो रही होती है रीडर्स की वो मतलब सडनली चेंज हो जाती है। तो ऐसे प्लॉट जो होते हैं वो ट्विस्ट प्लॉट होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ प्लॉट समझ में आए होंगे। और इस वीडियो के अलावा भी हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो बनाए हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई कोड है जिसका आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बना देंगे, ठीक है। और आप जाके और भी कोड्स के अपने सब्जेक्ट्स का अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट अ डिटेल नोट ऑन द यूज ऑफ सिंबोलिज्म इन द अवेकनिंग। तो ये जो अवेकनिंग जो नॉवल थी उसमें कैसे बताया गया है, कैसे किन किन चीजों का सिंबलाइज करके और उसको उससे स्टोरी से रिलेट करके सिंबलाइज करके उसको समझाया गया है, कौन कौन से चीजों को एज अ सिंबल उसमें यूज किया गया है उस नॉवल में, उसके बारे में बताना है। सो द अवेकनिंग अ नॉवल बाय केट चॉपिन, आप सभी को पता होगा इसके राइटर ये है। सो एम्प्लॉयज सिंबलाइज symbolism to convey deeper meaning and themes throughout its narrative। इसका पूरे नैरेटिव के दौरान कई ऐसे सिंबल्स हैं जिसका यूज किया गया है अवेकनिंग के स्टोरी को और समझने के लिए, ताकि उसका डीपर मीनिंग और उस थीम का जो है उसमें अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। सो द यूज ऑफ सिंबोलिज्म सर्व्स टू enhance the story's complexity and engage readers in a tough provoking exploration of the protagonist journey। तो आप किसी भी आंसर को लिखने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, तो कुछ आप इस वाले क्वेश्चन का कुछ इस तरीके से इंट्रोडक्शन जो है आप दे सकते हैं कि कैसे इसमें सिंबोलिज्म का यूज किया गया है, ताकि जो रीडर्स हैं वो उसमें कनेक्ट हो पाए, एंगेज हो पाए, ठीक है, और उस थीम्स को, उस मीनिंग को और भी डीपर तरीके से समझ पाए, उसमें जितनी भी और जो स्टोरी है उसमें कम्प्लेक्सिटी आ सके उसकी वजह से भी, और रीडर्स को एंगेज करा जा सके, ठीक है। तो आगे आप इस आंसर को ऐसे कंटिन्यू करेंगे दैट वन सिग्निफिकेंट सिंबल इज द ओशन। अगर आप यहाँ पे सिंबल का यूज करें, एग्जांपल दें हम, तो ओशन का आपको पता होगा, अगर आपने एक पूरी नॉवल पढ़ी होगी तो मैं बता दूं, अगर आपने एक पूरी नॉवल पढ़ के आई हो या आपको इस नॉवल की स्टोरी पता है तो आपको ये आंसर जो है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, और आप इसको खुद से भी लिख पाओगे। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप पहले से स्टोरी थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर आना, ठीक है। सो यहाँ पे वन सिग्निफिकेंट अगर हम सिंबल की बात करें तो ओशन का आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे जो विच रिप्रेजेंट्स बोथ द अल्यूर ऑफ फ्रीडम। तो वो फ्रीडम कैसे दिखाता है, जो ओशन है वो अपने फ्रीडम को कैसे दिखाता है, एंड द ओवरवेल्म कंस्ट्रेंट ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। तो कैसे जो ओशन का एग्जाम्पल देकर यहाँ पे समझाया जाता है कि खुद का फ्रीडम और साथ ही साथ जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती है उन दोनों के बीच में कैसे ओवरवेलमिंग एंड फ्रीडम के बीच में कंट्रास्ट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। सो द ओशन Westness mirror for the protagonist Edna Podlinger desire for liberation from the confined roles of wife and mother।
तो वाइफ और मदर के बीच में कैसे जो आपको पता ही होगा, इसका मेन कैरेक्टर जो है इस नॉवल की एडना पोर्टनेलियर है, ठीक है, पॉन्टलेरियर। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा कि कैसे वो एक एज अ वाइफ एंड एक मदर दोनों तरीके से, किस तरीके से वो उन दोनों को हैंडल करती है, और फिर वो कैसे अपने फ्रीडम के लिए, फिर वो आगे चलकर अपने फ्रीडम को देखती है। अपने पहले वो अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान देती थी, घर में रहना वगैरह वगैरह, फिर वो धीरे धीरे आपको पता हो कि कैसे वो आगे जाती है, अपने फ्रीडम को देखती है और अपने घर से शिफ्ट होती है, अपना खुद का घर लेती है, राइट। तो ऐसे ऐसे इसमें होता है। तो एक ओशन का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एज अ सिंबल, ठीक है। एंड इट्स सिंबलाइजिंग हर yearning to फॉर फ्री independence, yet also signifies the dangers of going against social norms as the ocean depth can be treacherous। तो देखिए यहाँ पे कैसे आप एग्जाम्पल क्वेश्चन का कैसे समझ सकते हैं कि कैसे जब आप ओशन के पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, तो आपको एकदम फ्री फील होता है, ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी जगह पे आ गए, आपको फ्रीडम मिल गई, आपको आजादी मिल गई, ऐसा कुछ लगता है आपको, राइट। परंतु आपको ये भी पता है कि जब आप कुछ ज्यादा आगे जाकर डीप में जाओगे तो वो आपके लिए डेंजरस होगा, है ना। तो यहाँ पे यही सिंबल हो रहा है, सिंबलाइज करा जा रहा है कि कैसे जो एडना होती है, वो अपने इंडिपेंडेंस के साथ साथ, उसको अपने इंडिपेंडेंस चाहिए थी, उसके साथ साथ वो कैसे उसके लिए वो डेंजरस भी हो सकता है, बिकॉज वो सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट अगेंस्ट जा रही थी, ठीक है। So, इस तरीके से। और नेक्स्ट द केज्ड बर्ड, तो आपको पता होगा स्टोरी में एक द केज्ड बर्ड्स का भी एग्जांपल है दैट विद इन द स्टोरी सिंबलाइज एडना सेंस ऑफ एंटरपानमेंट विद हर ओन लाइफ, कैसे वो खुद के अपनी लाइफ के साथ इंट्रैपमेंट करती है, राइट। तो कैसे जो दो केज में बर्ड्स होती हैं, उस तरीके से कैसे सिंबलाइज करा जाता है एडना को, एज शी अवेकन्स टू हर डिजायर्स एंड सीक्स पर्सनल फुलफिलमेंट, द केज बर्ड्स सर्व्स एज अ poignant metaphor for her struggle to break free from the restriction imposed upon her by marrying and social convention। तो कैसे जो दो केज में बर्ड्स है, उनको कैसे एडना से कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे इस तरीके से बता सकते हैं आप कि कैसे किसी भी बर्ड्स को अगर आप खुला छोड़ेंगे तो वो अपने फ्रीडम के ऊपर आगे जाती है, वो अपने फ्रीडम की तरह अपने अकॉर्डिंग हिसाब से वो उड़ती है, अपनी चीजों को फुलफिल करती है ना, अपने विशेष को फुलफिल करती है। परंतु अगर उन दो बर्ड्स को आप केज के अंदर डाल देते हैं, तो कैसे वो एक तरीके से सोसाइटियल नॉर्म्स आप कह लीजिए, वो अपने फुलफिलमेंट को ना पूरा करके वो एक केज के अंदर ही रह पाती है। तो यहाँ पे ये सिंबलाइज करता है कि कैसे जो एडना होती है वो पहले किसी केज में थी, केज में बंद थी, एक तरह से पिंजरे में बंद थी, और वो अपने सोसाइटल नॉर्म्स के अंदर, सोसाइटल जितने भी कन्वेक्शन होते हैं मैरिज के, है ना, उन सभी के अंदर ही वो बंद कर रह गई थी। परंतु फिर बाद में वो कैसे अपने केज से बाहर निकलती है और अपने फुलफिलमेंट को के आगे ध्यान देती है। तो यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं द इमेजरी ऑफ वाटर, बी इट द सी फॉर द involving Gulf of Mexico reflects Edna's emotional turmoil and her evolving self-awareness. Water's fluidity corresponds to her changing identity and the अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ हर जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ डिस्कवरी। तो कैसे यहाँ पे वाटर ऑफ इमर्जरी को यूज किया गया है गल्फ ऑफ मेक्सिको का एग्जांपल देते हुए, कि कैसे जो इमोशनल टर्मोइल था एडना का और सेल्फ अवेयरनेस जितनी भी थी, वो कैसे कैसे चेंज होती है, और वो कैसे वो अपने सेल्फ खुद की डिस्कवरी करने वाली जर्नी के ऊपर आगे वो जाती है, ठीक है। So, in the awakening, symbolism is a literary device that depends the narrative's themes of freedom, self-identity, and society by यहाँ पे by आएगा, by infusing objects and elements with मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो जो द अवेकनिंग नॉवल है, उसमें कैसे सिंबोलिज्म को यूज किया गया है और लिटरेरी डिवाइसेस को समझाया गया है, कि कैसे जो वो कैरेक्टर है एडना, वो कैसे अपने सेल्फ आइडेंटिटी की ओर आगे बढ़ती है, और ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स का मल्टीपल लेयर्स का उसको जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है इस स्टोरी में, वो अपने आप में ही बहुत मल्टीपल लेयर्स के अंदर ही अंदर बहुत सारी मीनिंग निकलते हैं उस भी एग्जाम्पल के, राइट। कैसे एडना का कनेक्शन होता है ओशन से, और द केज बर्ड्स के साथ, है ना। तो इस एग्जाम्पल को आप यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एग्जामिन प्रजा एज अ ट्रांसलेटेड नॉवल। तो जो प्रजा नॉवल है उसको आपको, क्या वो एक ट्रांसलेटेड नॉवल है, इस तरीके से आपको एग्जामिन करना। सो जब द प्रजा written by Gopinath Mohanty is a translated novel that has transcended in linguistic
boundaries to resonates with readers beyond its original ओडिया context। तो ऑफ कोर्स देखिए, जब ये ओडिया कॉन्टेक्स्ट से आगे बढ़कर जब दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ, तो इसने क्या हुआ, नए नए रीडर्स गेन करे, नए नए लोगों ने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, राइट। परंतु इस ओडिया कॉन्टेक्स्ट तक ही ना सीमित रह पाए, इस वजह से उसको आगे ट्रांसलेट किया गया, नए नए रीडर्स जो थे वो उसके बारे में जान पाए। एज अ ट्रांसलेटेड वर्क, प्रजा returns its the medical depth and cultural nuance and making it a notable contribution to the world literature। वर्ल्ड के लिटरेचर में जो प्रजा है, कैसे एक ट्रांसलेटेड नॉवल होने के बावजूद एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। सो द नॉवल ऑफर्स ऑफ इंसाइटफुल पोर्ट्रायल ऑफ ट्राइबल लाइफ, सोशल डिस्पेरिटीज। आप सभी को पता होगा इस नॉवल में प्रजा के अंदर कैसे जितने भी ट्राइबल लोग होते हैं, ट्राइबल लाइफ जितनी भी होती है, उनका कितना, कैसे उनका लाइफ होता है, सोशल डिस्पेरिटीज कैसी भी होती है उनकी, उनका स्ट्रगल क्या क्या होता है, सर्वाइवल में उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती है, उनका लाइवलीहुड उनको बनाने में कितना मुश्किल आता है, ट्राइबल के ऊपर बेसिकली इस प्रजा में नॉवल में सारी चीजें डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आप इस नॉवल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ट्राइबल सोसाइटी जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, रिलेटेबल टू डाइवर्स ऑडियंसेस। तो ये आप देख सकते हैं कि भले ही वो इंडिया में पढ़ा जा रहा हो या कहीं और भी पढ़ा जा रहा हो, परंतु ट्राइबल लोग होते हैं तो उसको बेसिकली जो ऑडियंस है वो उसको कनेक्ट कर सकती है, रिलेट कर सकती है उसके साथ, ठीक है। तो एज अ ट्रांसलेटेड नॉवल कुछ इस तरीके से वर्क करती है। सो द ट्रांसलेशन ऑफ प्रजा हैज preserved the vivid depiction of characters, their interactions, and the intricacies of rural extension, कैसे रूरल लाइफ होती है ना, और फुल स्टॉप्स इट कैप्चर्स द essence of the original work, enabling readers from different linguistic backgrounds to engage with its powerful narrative। तो इसका जितना भी पावरफुल नैरेटिव है उसके साथ ऑडियंसेस को कनेक्ट किया जाए, इंगेज करा जा सके, इसके बैकग्राउंड के साथ इंगेज करा जा सके, इसकी वजह से इसको जो है एक ट्रांसलेटेड नॉवल की तरह एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सो द यूनिवर्सल थीम ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, societal hierarchies, and the impact of modernization make Praja a compelling study of human nature and societal dynamic, even its translated form। ट्रांसलेटेड फॉर्म होने के बावजूद जो प्रजा है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड डायनेमिक तरह का एक नॉवल है, जिसके अंदर कई तरीके के ह्यूमन रिलेशन दिखाए गए हैं, सोसाइटी की जितनी भी हायरार्कीज होती हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट किया गया है ना, और मॉडर्नाइजेशन है, और दूसरी ओर ट्राइबल जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ के जो लोग हैं उसके ऊपर कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो मतलब एक ट्रांसलेटिव वर्क होने के बावजूद जो है रीडर्स इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं और इसमें एंगेज हो पा रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, would you agree that there are many folk elements in things fall apart? तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फॉल्ट हैं, ठीक है। सो यस, थिंग्स फॉल अपार्ट बाय Chinua Achebe contains numerous folk elements that enrich the narrative and provide insight into इट्स इग्बो कल्चर। तो इग्बो एक तरह की प्रजाति है, ठीक है। उनके कल्चर के बारे में कैसे इस थिंग्स फॉल अपार्ट में बताया गया है, ठीक है। और उसमें कैसे जो चिनुआ एचेबे है उन्होंने कैसे फॉल्क एलिमेंट्स को यूज करके हमें समझाया गया है, ठीक है। सो एचेबे स्किलफुली इंटीग्रेट फॉल्क टेल्स, proverbs, rituals, and customs to enhance the authenticity of the story। तो स्टोरी की ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए उन्होंने कई ऐसे रिचुअल्स को और फॉल्क टेल्स का एग्जाम्पल हमें दिया है यहाँ पे, ठीक है। सो दीज एलिमेंट्स सर्व एज विंडोज इनटू द कल्चरल प्रैक्टिसेस, बिलीव एंड वैल्यूज ऑफ द इग्बो सोसाइटी, ठीक है। तो इग्बो सोसाइटी की जो भी जितनी भी बिलीव्स हैं, उनके जितना भी प्रैक्टिस है, उनके जितने भी कल्चर होता है, उन सभी को दिखाने के लिए उन्होंने जो हमारे राइटर है उन्होंने कई ऐसे फॉल्क एलिमेंट्स का यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो द स्टोरी ऑफ द टॉर्टोइज adds depth to characters, perspectives, and connects them to their cultural heritage। तो कैसे इसमें आपको पता हो कि उन्होंने एक टॉर्टोइज की स्टोरी बताई है, तो वो कैसे उनके कल्चर के साथ वो कनेक्ट करती है, ठीक है। सो प्रोवर्ब्स एंड आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, नॉट ओनली कन्वे विजडम्स बट ऑल्सो एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल ट्रेडिशन इन पासिंग डाउन नॉलेज, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। तो कैसे विजडम्स के साथ साथ वहां पे जितनी भी चीजें आइडियोलॉजी को यूज करके वो समझाया जाता है, वो कैसे उनके ट्रेडिशन को दिखाती है, ठीक है। So by incorporating these folk elements, HMN not only creates a more immersive reading experience but also preserves and showcases the
इंट्रिकेसेस ऑफ इग्बो कल्चर। तो उन्होंने जो फोल्क एलिमेंट्स का यूज किया है वो ना केवल सिर्फ हमें पढ़ने के लिए, बट जो इग्बो की जो उनकी सोसाइटी है, इग्बो जो प्रजाति है एक तरह की, उसके जो सोसाइटी है उनके कल्चर के बारे में, उनके रिचुअल्स के बारे में समझने के लिए, उसको और भी हमारी जो रीडिंग का एक्सपीरियंस है उसको और भी ज्यादा प्रिजर्व करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो थिंग्स फॉल अपार्ट अ लिटरेरी वर्क दैट celebrates and respects द रिचनेस ऑफ ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो अफ्रीकन के जितने भी बिलीव्स थे और प्रैक्टिसेस थे उसको बेसिकली यहाँ पे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाता है इन फॉल्क एलिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, कमेंट ऑन द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स एज रिप्रेजेंटेटेड। तो आपको बताना है कि जितने भी ट्राइबल्स के बारे में बताया गया है उनके क्या मतलब उनकी दयनीय भावना क्या होती है, उनका मतलब कैसा दिनचर्या होता है, उनका रहन सहन कैसा होता है, मतलब उनके लिए क्या जो है वो दुख की बात हो सकती है, उनकी बेसिकली प्लाइट के बारे में आपको बात करना है। तो आप सबको पता ही होगा कि कैसे एज अ represented in various literary works and real world context often reflects their marginalized status struggle। आप सभी को पता होगा कि जितने भी आपने अगर अभी तक स्टोरी पढ़ी होगी तो उनमें ट्राइबल्स को कैसे दिखाया जाता है, बिल्कुल वो दरकिनार होते हैं, सोसाइटी से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, और उनका बहुत सारा स्ट्रगल हो रहा होता है, उनका ज्यादातर लाइफ जो है वो जंगलों पर डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है ना। सो दीज indigenous community is frequently face land dispossession, exploitation, cultural erosion and lack of basic amenities। तो मतलब जो बेसिक चीजें चाहिए होती है ना हमें अपनी लाइवलीहुड के लिए, वो भी उनको ट्राइबल्स को जो है नहीं मिल पाती है। और समय समय पर जो लैंडस्लाइड हो गया या फिर बाढ़ आ गई तो उनको विस्थापन का सामना करना पड़ता है, इनको मतलब इन सारी प्रॉब्लम्स का जो है बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है ना। एंड साथ ही साथ देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ डीपली कनेक्टेड टू द इन्वायरमेंट। आप सभी को पता है उनका उनका ट्रेडिशनल वे होता है, अपने ही जीवन को जीने का एक अलग ही तरीका होता है, वो इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आती है तो उनके लिए और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, जब ये चीजें आती हैं तो उनके लिए वो बहुत बड़ी लाइक एक चुनौती की तरह सामने आती हैं। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, उनके पास एजुकेशन के भी बहुत ज्यादा लिमिटेड एक्सेस होता है। ठीक है, और उनके पास हेल्थ केयर का भी कोई वो नहीं होता, वो सब कुछ जो है अपने एनवायरनमेंट के थ्रू ही करते हैं, है ना। एंड लिटरेचर ऑफन पोर्ट्रेज द ट्राइबल्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद द लैंड, देयर क्लोज नीड सोशल स्ट्रक्चर, है ना, एंड रिच कल्चरल हेरिटेज। उनके आपको पता ही होगा कि ट्राइबल्स को जब डिनोट किया जाता है तो कैसे उनके जो कल्चरल हेरिटेज होते हैं वो रिच होते हैं, उनके बारे में ज्यादातर चीजें बताई जाती हैं। तो किस इस प्रकार से जो जितने भी ट्रैवल्स होते हैं उनके लाइफ को पोर्ट्रे किया जाता है, उनके पास कितने प्लाइट होते हैं उसके बारे में, कैसे उनको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है, इन सब के बारे में आपको बताया जाता है ट्रैवल्स के बारे में, कि कैसे उनके पास ना एजुकेशन का एक्सेस होता है, उनको पास फूड का भी बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है, अगर कोई बीमारी हुई है तो उसके लिए भी उनके पास कोई हेल्थ का वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, अगर अर्बनाइजेशन हो जाता तो उनको या फिर फ्लड भी आ गया या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, तो उनको किस तरह से विस्थापन का सामना करना पड़ता है, उनके पास एक परमानेंट रहने के लिए छत भी नहीं होती है। तो ये सारे इश्यूज जो होते हैं वो ट्राइबल्स को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम, द अवेकनिंग इज अ नॉवल अबाउट द न्यू वुमेन डिस्कस विद रेफरेंस टू द पोर्ट्रेल ऑफ एन्ना पॉन्टलेरियर। तो आप सभी को पता होगा कि जो द अवेकनिंग है नॉवल, उसमें जो एडना पॉन्टेलियर है वो कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कह सकते हैं कि ये उसकी मेन कैरेक्टर है। ठीक है, सो द अवेकनिंग बाय केट चॉपिन, आप सभी को पता होगा केट चॉपिन ने लिखी है नॉवल, इज इंडीड अ नॉवल दैट एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यू वुमेन। आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दिया करें और फिर थोड़ा सा जो राइटर है ऑथर है उनके बारे में बताएं। ठीक है, और थोड़ा सा एक स्टोरी का ओवरव्यू दे दें, उसके बाद अपना मेन आंसर स्टार्ट करें। ठीक है, सो सेट इन द लेट 19th सेंचुरी में जो है ये नॉवल सेट हुई थी। ठीक है, एंड इसको जो है एडनास जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ डिस्कवरी, इंडिपेंडेंस एंड चैलेंजेस टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। तो आप सभी को पता होगा कि कैसे एडना जो होती है एक पूरी मतलब ऐसी वाइफ होती है कि जो सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, अपने घर का ध्यान रखती है, फिर वो कैसे कैसे धीरे धीरे अपनी सेल्फ डिस्कवरी की ओर आगे बढ़ती है और जो सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो नहीं करती है और अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ती है, अपनी लाइफ पे फोकस करती है ना। सो एडना पोंटेलियर्स कैरेक्टर्स इन embodies the characteristics of the new woman emerging during that era। तो उस एरा के टाइम जो ये वाला पोर्ट्रे किया गया था एडना पोर्टलियर को,
उससे पता चलता है इनिशियली conforming to societal expectation of a dutiful wife and mother, Edna becomes increasingly dissatisfied with her role. तो वो कैसे एक लाइक बहुत अच्छी मदर होती है, उसके साथ साथ वो कैसे फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के अपनी जर्नी की तरफ टूवर्ड्स जाती है, वो खुद के एक्सप्लोरर के लिए, अपने सेल्फ डिस्कवरी के लिए, खुद की पहचान बनाने वो थोड़ा आगे बढ़ती है, चीजों को छोड़ती है, सोसाइटी के नॉर्म्स को छोड़ती है ना। सो एज एडना डिस्कवर्स हर artistic talent and desires for personal fulfillment. She challenges societal norms that confine women to domestic roles. So उस टाइम के उस दैट एरा में जब कोई विमेन ऐसा करती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो कैसे एडना जो होती है अपने आप के अपनी डिस्कवरी करती है और अपने टैलेंट को पहचानती है थ्रू पेंटिंग, वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करती है, इवन दो वो अलग शिफ्ट हो जाती है, अलग घर में रहती है ना। और वो अपने आप ही खुद की डिस्कवरी की ओर आगे बढ़ती है। सी परस्यूज हर ओन डिजायर्स एंड पेशेंस symbolized by her painting and her decisions to move into her own house, खुद के घर में चले जाना, दूसरे घर में चले जाना अपने बच्चों को छोड़कर वगैरह, और अपनी खुद की डिस्कवरी के लिए वो आगे गई है ना। और पेंटिंग के थ्रू उसने अपने टैलेंट को भी पहचाना, अपनी लाइफ पर उसने ध्यान दिया। तो कुछ इस प्रकार। और फिर जो एडना थी उसने रिजेक्शन ऑफ मदरहुड, उसने मदरहुड का भी रिजेक्शन किया, सिंबलाइज्ड बाय हर रिफ्यूजल टू फुल्ली अडियर टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ मैन मटेरियल ड्यूटीज। तो जितनी भी मटेरियल ड्यूटीज होती हैं उसको, एक्सपेक्टेशन जितनी भी होती है उसको उसने साइड किया और अपने ऊपर अपनी चीज को, अपनी तरफ, अपनी लाइफ पे ध्यान देने के लिए वो आगे बढ़ी। ठीक है। इज अ ब्लड स्टेटमेंट अगेंस्ट द ट्रेडिशनल रूल ऑफ वुमेन एज सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मदर। तो कैसे उसने अपनी लाइफ को, अपनी मदर एज अ मदर बीइंग के लिए उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रखा था। तो ये चीज भी जो है एक न्यू वुमन को डिनोट करती है। और कैसे उसने अपना सोसाइटी को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर अपने घर में रहने गई, अपना पेंटिंग स्टार्ट किया, अपनी लाइफ पर उसने फोकस किया है ना, और खुद की सेल्फ डिस्कवरी करी। तो ये चीजें चीजें बताती हैं एज अ न्यू वुमन। ठीक है। सो अल्टीमेटली एडनास ट्रेजिक एंड हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हर जर्नी, उसकी जर्नी को, कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाती है। वाइल शी स्ट्राइव्स फॉर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, द सोसाइटी अराउंड हर रिमेन्स रिस्ट्रिक्टिव एंड इंटॉलरेंट ऑफ हर एक्शंस। उसके एक्शंस के थ्रू भले ही सोसाइटी कितना भी बुरा बोलती हो, उसको पसंद ना करती हो, पर वो अपनी खुद की लाइफ को आगे बढ़ी सोसाइटी की परवाह किए बिना। ठीक है। सो हर परस्यूट ऑफ पर्सनल फ्रीडम अल्टीमेटली क्लैशेस विद द सोसाइटल नॉर्म्स, showcasing the challenges women faced in striving for ऑटोनॉमी ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो उस टाइम में कैसे जो वुमेन्स को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती थी, और एडना ने कैसे ये सारी चीजों को फेस करके और अपनी लाइफ के इन सोसाइटल नॉर्म्स को पीछे छोड़कर और दिखाया कि कैसे वुमेन जो है वो भी आगे बढ़ सकती है। ठीक है। सो इन कंक्लूजन द अवेकनिंग पोर्ट्रेज एडना कॉन्टेलियर एज अ सिंबल ऑफ द न्यू वुमेन, एज अ कैरेक्टर हु स्पीक्स टू transcends the limitation of a time, challenging traditional gender roles। तो एडना को कुछ इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि वो अपने उस टाइम पे, उस दैट एरा में कैसे जो जितने भी लाइक लिमिटेशंस वगैरह लगा रखी थी, वो कैसे उससे आगे बढ़ती है, उस टाइम की चीजों के बारे में वो पोर्ट्रे करती है कि वुमेन जो है वो कैसे आगे बढ़ सकती है। एज अ न्यू वुमेन जो है उसको पोर्ट्रे किया गया है। सो दो एडना's जर्नी, केट चॉपिन यहाँ पे थ्रू है। थ्रू एडना's जर्नी, केट चॉपिन critiques the constraints placed on women in the 19th century and presents a compelling exploration of the emerging feminist idea of the era। तो उस टाइम के एरा में, 19th सेंचुरी के टाइम में, कैसे वुमेन्स को बहुत सारे सोसाइटल नॉर्म्स को फेस किया जाता था। वुमेन्स का सिर्फ काम है कि मदरहुड को निभाइए, अपने वाइफ होने का रोल को निभाइए। तो कैसे एडना जो है आगे चढ़कर अपनी सेल्फ डिस्कवरी की तरफ आगे बढ़ती है, सोसाइटल नॉर्म्स को पीछे छोड़ देती है, अपने जितने भी चैलेंजेस होते हैं, वुमेन चैलेंजेस को फेस करती है, मेंटरनल ड्यूटीज को पीछे छोड़ देती है। तो कैसे कैसे वो आगे बढ़ती है, उस एरा में क्या क्या चीजें जो फेमिनिस्ट को आगे बढ़ाया उसके बारे में पोर्ट्रे करती है। ठीक है। तो यस, ये जो है एक एडना कॉन्क्लेवियन को द अवेकनिंग में न्यू वुमेन की तरह पोर्ट्रे किया गया है। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अफ्रीका एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अफ्रीका एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। So Africa's involvement in World War II was substantial, although often overshadowed by the more prominent theater of the war। जो war है उसके prominent theater को दिखाता है यहाँ पे। ठीक है। And the continent played a multifaceted role from providing resources and manpower। तो कैसे अफ्रीका में ने जो है resources available कराया, manpower available कराया। ठीक है। To experience in the impact of the conflict on its society। So colonized Africa
African nations were drawn into the war as their European colonizers mobilized them for various roles, है ना? So African soldiers fought in North Africa, Europe, and Asia, contributing significantly to the Allied forces. ठीक है? Allied forces में दिखाया. Noted by the British utilized soldiers from West and East Africa while France deployed troops from its colonies. तो फ्रांस ने अपने ट्रूप्स को बताया अपने कॉलोनीज के थ्रू. तो उसके बिहाइंड में बिसाइड में कैसे वहां से सोल्जर्स आए अफ्रीका से, ठीक है, और उन्होंने कैसे ईस्ट से वेस्ट से अपने अपने सोल्जर्स को भेजा. सो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैड सोशल इकोनॉमिक रिप्रकशन ऑन अफ्रीका. अफ्रीका के ऊपर इकोनॉमिक तरीके से कैसे इफेक्ट पड़ा. द डिमांड फॉर रिसोर्सेज लीड टू इंक्रीज एक्सट्रैक्शन ट्रेड पैटर्न्स एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इम्पैक्टिंग फूड सप्लाईज एंड इकोनॉमिक्स. फूड सप्लाईज में इकोनॉमिक को कैसे इम्पैक्ट किया है ना. एंड द वॉर ऑल्सो इन्फ्लुएंस अफ्रीकन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस. अफ्रीकन के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को भी इफेक्ट किया वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने. Participation highlighted the inequality between African soldiers and their European counterparts. ठीक है, so feeling desires for self determination and equal rights. ठीक है. So African veterans returned home with newfound ideas about गवर्नेंस एंड फ्रीडम. तो जब वापस आते हैं तो वो कैसे फ्रीडम और गवर्नेंस के न्यू आइडियाज के साथ आते हैं. कंट्रीब्यूटिंग टू द पोस्ट वॉर वेव ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट. तो नेशनलिस्ट जो मूवमेंट चल रहा था उसके पोस्ट में क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद वॉर के बाद में. तो अफ्रीका's कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड दो ऑफन ओवरलुक्ड वाज विटल. तो उनके विटल की तरह दिखता है. ठीक है, द वॉर accelerated the monuments, ठीक है, momentum for towards the decolonization as African roles in the conflict exposed the contradiction of fighting for the freedom. तो यहाँ पे contradiction की बात भी हो रही है कि कैसे फाइटिंग के ऊपर फ्रीडम के लिए फाइटिंग हुआ अब्रॉड, ठीक है, while being denied. तो so the war laid the groundwork of increased demand for independence, shaping the कंटेनेंस ट्रेजेक्टरी इन पोस्ट वॉर एरा. ठीक है, उस एरा में यहाँ पे सर वॉर आएगा. पोस्ट वॉर एरा, वॉर के एरा के बाद कैसे अफ्रीकन ने का क्या रोल रहा बेसिकली उसके बारे में यहाँ बताया गया. आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द ओडिया नॉवल बिफोर गोपीनाथ मोहंती. गोपीनाथ मोहंती के पहले जो ओडिया नॉवल है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ उसके बारे में आपको बताना. सो बिफोर गोपीनाथ मोहंती contribution, the Odia novel underwent a gradual evaluation. The early phases saw adaptation of Sanskrit, classic, and religious narrative into prose. उनके प्रोज में पहले क्या हुआ करता था कि संस्कृत और क्लासिक और रिलीजन चीजों को यूज किया गया था. ठीक है, सो राधानाथ राय छा मना अथा गंता 1902 में जो मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ नॉवल विद कंटेम्पररी थीम. तो ये जो नॉवल थी, ये जो पर्टिकुलर नॉवल थी, उसने एक कंट्रीब्यूशन की तरह दिखाया कि कैसे कंटेम्पररी टाइम में कंटेम्पररी थीम्स का यूज किया गया. ये एक टर्निंग पॉइंट की तरह आया. ठीक है, एंड जो फकीर मोहन थे उनके उनके पास एक प्रोमिनेंट फिगर पेंट सोसाइटी सोशली रिलेवेंट नॉवेल्स लाइक जो ये नॉवेल्स जिन्होंने लिखा था कि चमना अथागुंता, फकीर मोहन सेनापति. ठीक है, तो इनके द्वारा जो ये वाली नॉवल लिखी गई थी इसका प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लेना. लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न ओडिया फिक्शन. तो मॉडर्न ओडिया फिक्शन के लिए जो है एक तरीके से एक फाउंडेशन की तरह वर्क किया इनके नॉवल ने. ठीक है, और साथ ही साथ ड्यूरिंग द सबूजा एरा. तो यहाँ पे ना बेसिकली हमें यहाँ पे बताना है जब तक मोहनिती का टाइम नहीं आया था उससे पहले कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई थी. ठीक है, तो हमने एक एक करके एक एक नॉवलिस्ट का एग्जाम्पल लेकर समझाया. तो फिर जब सबूजा का एरा आता है जिसको हम ग्रीन एरा भी कहते हैं 1930 से लेके 1940 तक, तो राइटर्स लाइक कालिंदी चरण, ठीक है, कालिंदी चरण, ठीक है, पानीगरी एंड गोदावरी शाह मोहापात्रा एक्सप्लोर रूरल लाइफ. उन्होंने रूरल लाइफ को एक्सप्लोर किया, उसके बारे में बताया, उनकी क्लास उनके स्ट्रगल्स के बारे में बताया, नेशनलिज्म के बारे में बताया. ठीक है, एंड मतीरा मनीषा बाय गोपीनाथा दास एड्रेसेस सोशल इश्यूज एंड एजुकेशन. उन्होंने क्या किया, सोशल इश्यूज के बारे में और एजुकेशन के बारे में ओवर किया. ठीक है, बताया. सो द शताब्दी एरा, जब शताब्दी एरा आता है, सेंचुरी एरा जब आता है फॉर 1940 से लेके 60 तक, शोज ऑन
amalgamation of tradition and modernity in works by कुंतला कुमारी साबत। तो कुंतला कुमारी साबत के द्वारा जो सरेंद्रा मोहंती है उनके द्वारा जो लिखी गया था कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, जिसको हम शताब्दी एरा कहते हैं, वो एक तरीके से ट्रेडिशनल मॉडर्निटी को भी दिखाता है। ठीक है, सो गोपीनाथ मोहंती इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड फर्दर इनरिच ओडिया फिक्शन विथ हिज प्रोफाउंड स्टोरी टेलिंग। उनके स्टोरी टेलिंग का जो तरीका था बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड था, जिसने क्या किया, ओडिया का जो फिक्शन है उसको बहुत आगे बढ़ाया। ठीक है, एंड साइकोलॉजिकली डेप्थ एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ रूरल लाइफ को एक्सप्लोर किया। इन हिज वर्क्स लाइक प्रजा की ही बात कर ले आप, जो इनका वर्क है उसमें कैसे रूरल लाइफ को बताया गया है, ट्राइबल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, एंड अमृता सनातना इसमें 1957 में हिज कंट्रीब्यूशन मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट फेज इन द ओडिया नॉवेल्स। ठीक है, सो डेवलपमेंट ब्लेंडिंग सोशल रियलिज्म विथ इंट्रिकेट कैरेक्टर्स एंड थीम। तो कैसे कैरेक्टर्स के साथ, थीम्स के साथ कैसे इंटीग्रेट किया। तो बेसिकली कुछ एरास थे जिसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि कैसे गोपीनाथ मोहंती के आने से पहले उस टाइम ओडिया नोवेल जो थी उसका कंडीशन कैसे था, उसकी डेवलपमेंट जो था वो कैसे कैसे हो रहा था। ठीक है, और कैसे उन्होंने, गोपीनाथ मोहंती ने कैसे ज्यादातर रूरल लाइफ में फोकस किया और अपने प्रजा जैसे वर्कों में उन्होंने रूरल लाइफ के बारे में बताया। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।